हेलो गाइस, तो यहाँ पे अब हम फोर्थ वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा इसके अंदर है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और टाइप कन्वर्जन। थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट ना इसका ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी इसके जो कोड वगैरह हैं, जैसे लास्ट वीडियो में देखे थे, उसके अंदर 7 कोड से इसके अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा 3 4 या 5 होंगे, मैक्सिमम इतने होंगे, पर थ्योरी बहुत है इसकी। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और दूसरा हमारा टाइप कन्वर्जन। ठीक है, क्योंकि हमारा यूज़र डेटा टाइप है और उसकी हम कैसे कैसे कन्वर्जन करेंगे। अच्छा, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ना सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे प्लस माइनस स्टार लेस देन, बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं बिल्ड इन डेटा टाइप के ऊपर, लाइक इंटीजर फ्लोट है ना। उस चीज़ के अंदर इनके कोई सिग्निफिकेंस है। प्लस का मतलब है एडिशन, माइनस के दो मतलब है। अगर एक हमने -5 लिखा है तो वो -5 है, और अगर हम 5 - 3 लिख रहे हैं तो वो सब्ट्रैक्शन है। तो उसके डिफरेंट मतलब हैं। पर यही चीज़ अगर हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ करना चाहते हैं तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं कि भाई ऑपरेटर जो है इंटीजर के लिए अलग काम कर रहा है, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के लिए अलग काम कर रहा है, तो ओवरलोड हो गया ना। ओवरलोडिंग हो गया, चाहे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कोई एक बंदा मल्टीपल काम कर रहा है। तो अगर इंटीजर की डिटेल्स दी जाए तो एडिशन कर देगा, अगर उसे हम इसकी डिटेल दे देते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप की तो अलग काम करेगा। तो डेफिनेशन क्या है, गिविंग स्पेशल मीनिंग्स फ्रॉम ऑपरेटर। तो वो पुराना काम तो करेगा ही करेगा, अगर तुमने नया उसका फंक्शन डिफाइन कर दिया पुराना करेगा, मतलब ऐसा नहीं है 5+4 काम ही करना बंद कर देगा भाई, ये तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ढूंढ रहा था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और इसको अपने आप एक बार सर्च भी करना है, इनके वर्ड्स के मतलब क्या है, तभी तुम्हें याद रहेगा यार। मैं अभी बता दूंगा तो फायदा नहीं है। मतलब बेसिकली क्या है, जो सिमेंटिक्स है उसे ही चेंज कर सकते हो जो ऑपरेंट इसके आसपास लिए जाते हैं, वेयर एज बाकी चीज़ें सब सेम रहती हैं, जो भी इसका सिंटैक्स है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि प्लस और 5 6 स्पेस छोड़ के तुम 5 लिखोगे, वो चीज़ नहीं है। प्लस वाला कैसे काम करता है, 6+5 हमेशा बीच में आता है, ऐसे ही ये दो ऑपरेंड लेता है, ऐसे ही बाकी मतलब अगर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो A+B वैसे ही काम करेगा और कैसे नहीं करेगा। नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, हमारे जो पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, वो सेम है। प्रेसिडेंस, जिसका मतलब है जो स्टार ऑपरेटर है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। अगर हमने लाइन में ये लिखा है ना 5+4*3, तो पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है, ऐसी स्टार वाले को पहले प्रेसिडेंस दी जाएगी प्लस से, और एसोसिएटिविटी भी उसकी उसी तरह से सेम रहेगी, बस सिमेंटिक्स चेंज हुआ है और हमारा उसका ओरिजिनल मतलब लॉस्ट नहीं हो गया। ये हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के मतलब बेसिक्स हैं कि हम मतलब डिफाइन कर रहे हैं बट थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमेशा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप पे ही लगेगी। अब इससे एक चीज़ पता लगी है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग लगानी है तो या तो वो मेंबर फंक्शन होगा एक, जिसके थ्रू हम लगाएंगे मेंबर फंक्शन, या फिर वो हमारा कौन सा होगा, फ्रेंड फंक्शन बना देंगे किसी फंक्शन को बना के। तो फ्रेंड और मेंबर फंक्शन ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हाउ ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज डिफाइंड, कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम या तो उसको कैसे करते हैं मेंबर फंक्शन में, क्योंकि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के साथ ही लगेगा। अब वो कैसे, उसका सिंटैक्स लिखा हुआ है कि रिटर्न टाइप लिख देंगे पहले, फिर अगर हमने क्लास के बाहर डिफाइन करना है अगर, तो हम क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर लिखेंगे एज इट इज, और उसका मतलब ऑपरेटर क्या चीज़ है वो लिखेंगे। नीचे एग्जांपल लिखा हुआ है, पूरा बताता हूँ मैं। और यहाँ पे हम फंक्शन जो भी काम करवाना है करेंगे। यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या है, जो वैल्यू रिटर्न करेगा हमारा, जो स्पेसिफिक ऑपरेशन हमने लगाया। ओपी हमारा ऑपरेटर हो गया जिसको ओवरलोड कर रहे हैं हम, है ना। और ओपी से पहले हमारे क्या वर्ड आएगा, ऑपरेटर आएगा एक साथ। तो जैसे हमारा स्टूडेंट क्लास का डेटा टाइप था, तो स्टूडेंट, और यहाँ पे हम ये क्लास के बाहर डिफाइन कर रहे हैं तो स्टूडेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर हमने लिखा और प्लस वाले साइन को हम कर रहे हैं, और इसके अंदर हमने एक पैरामीटर और दे दिया। अब तुम्हें ये डाउट आ रहा होगा यार, प्लस तो लेता है दो वैल्यू, एक y होती है और एक x होती है, पर यहाँ पे हमने बस एक दिया है। अब तुम देखो ये है मेंबर फंक्शन, तो ये जो भी कॉल करेगा ना ऑब्जेक्ट, सपोज अगर हम x का मेंबर फंक्शन, हमने मतलब मेंबर फंक्शन बना रखा है तो x वाला इसको कॉल कर लेगा, तो उसे तो पता है x ने कॉल करा है। दूसरी कौन सी वैल्यू रहेगी, y। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x डॉट ऑपरेटर और प्लस, और यहाँ पे y, वर्क बिल्कुल सेम करेगा। या तो मेंबर फंक्शन है तो ये x हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका मेंबर फंक्शन ऑपरेटर प्लस, और उसके अंदर पैरामीटर y दे दिया, ये वही चीज़ लिखी है मेंबर फंक्शन। या फिर हम इसे ऐसे भी बुला सकते हैं, x प्लस वाई। वेयर एज फ्रेंड फंक्शन जो होता है, हमने किसी बाहर वाले फंक्शन को हमने एक अपनी तरफ से बनाया है, तो बाहर वैसे वो फंक्शन क्या लिखा होगा, उसमें लिखा होगा भाई स्टूडेंट है, मतलब रिटर्न टाइप तो स्टूडेंट ही था,
और ऑपरेटर अपना प्लस, ये हमारा डेफिनेशन होता ही है। एक हम स्टूडेंट टाइप का दे देंगे 1, एक हम स्टूडेंट टाइप 2 दे देंगे, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन है उसे तो रेफरेंस चाहिए ना, उसे थोड़ी पता कौन से ऑब्जेक्ट ने बुलाया। इन दोनों को रिटर्न कर देंगे हम ऐड करके, जो भी थे उन दोनों को ऐड कर देंगे रिटर्न। तो इस केस में क्या होगा, x प्लस वाई लिखो तो भी चलेगा, या फिर तुम अगर लिखोगे ना ऑपरेटर प्लस एक्स कॉमा वाई, ये भी चलेगा। तो ये जो चीज़ है ये फ्रेंड फंक्शन से ही कॉल हुई है, क्योंकि फंक्शन है जिसमें दो वैल्यू गई हैं अलग अलग। वेयर यहाँ पे मेंबर फंक्शन से कॉल हुई है, तो वो इसका तो पता ही है उसको, ये अलग से जाता है एक एक्स्ट्रा। कोड देखेंगे ना तो कोड से अच्छा समझ आएगा इसमें। ओके, हमारे ना मेन जो दो तरह के हैं जो बुक में डिफाइंड है, और भी मल्टीपल हो सकते हैं, पर हमारा एक होता है यूनिनरी ऑपरेटर और एक होता है बाइनरी ऑपरेटर। यूनिनरी मतलब एक ही ऑपरेंड लगता है साथ में, जैसे हमारा नॉट इक्वल टू वाला होता है ना, नॉट मतलब जैसे टॉगल करनी होती है कई बार बूलियन वैल्यू को, तो नॉट हम ट्रू कर देंगे, नॉट ट्रू कर दो, तो ये नॉट ट्रू क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर हमें प्लस वाला साइन था जैसे, तो इसमें दो लग गए, तो एक्स प्लस वाई, ये वाला काम हो जाता है। यूनिनरी ऑपरेटर जो है अपना, उसको हम कैसे कॉल करते हैं, या तो ऑपरेटर और एक्स, या पहले एक्स लिख दिया फिर ऑपरेटर लिख दिया, दोनों वे से वर्क करेगा। वेरएज बाइनरी में क्या है, एक्स ऑपरेटर बीच में और फिर वाई, ये चीज़ ठीक है। अब हम दो चीज़ पढ़ेंगे कि ओवरलोड करना है अब हमें, तो यूनिनरी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करेंगे, एज अ मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन। फिर हम देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर को कैसे ओवरलोड करेंगे, अपना मेंबर फंक्शन के साथ और अपना फ्रेंड फंक्शन के साथ, दोनों के साथ। तो वी नीड नो आर्ग्यूमेंट। अगर देखो मेंबर फंक्शन है, तुम्हें पता है यूनिनरी ऑपरेटर एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है। अगर मेंबर फंक्शन है तो ऑब्जेक्ट ही तो कॉल करेगा ना उसको, ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेटर करके लिख के, कोई उसको आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, उसे पता है ये ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, इसी पे काम करना है। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट तुम नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम रहेंगे, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो चेंज नहीं होती है। वेरएज फ्रेंड फंक्शन में कॉल करना होगा तो पूरा ऑपरेटर लिखना पड़ेगा तुम्हें, जो भी हमने ओवरलोड करा है। सपोज हमने नॉट वाला ही करा था, उसके अंदर हम यहाँ पे वो पूरा कोड, वो जो भी अपना आर्ग्यूमेंट है, जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे, और यहाँ पे उसकी हम जो भी फंक्शन बॉडी करनी है वो करके और बंद कर देंगे। रिटर्न टाइप लिखना है, मतलब ये एक तरह से बुलाने का तरीका है कि ऐसे भी बुला सकते हैं फंक्शन में, फ्रेंड फंक्शन में, और ऐसे मेंबर टाइप में, इसे और अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ एग्जांपल देखते हैं, तो इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, हमारे पास एक कौन सी क्लास है, स्पेस। ये एक ऐसी क्लास है 3D में हम मतलब पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो x पे होगा, y पे होगा, z पे होगा, 3 जगह हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, गेट डेटा क्या करता है, गेट डेटा इंट a b और c को लेता है और उसमें वैल्यू डिफाइन कर देता है। नॉन इनलाइन तरह से हमने क्लास के बाहर इसको डेफिनेशन दी है, तो ये क्या कर रहा है, तीनों की वैल्यू सेट कर रहा है। कंस्ट्रक्टर यूज नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों इन्होंने। बुक का एग्जांपल है, डिस्प्ले में हम उसको डिस्प्ले कराए थे कि x की वैल्यू क्या है, y की क्या है, z की क्या है। अब हमने यूनिनरी ऑपरेटर लिया माइनस। यूनिनरी कौन सा होता है, जैसे अगर हम -5 लिख दें, या अगर हम x इक्वल टू 5 लिखा है और सी आउट करते हैं अगर हम इसमें -x को, तो हमारे पास -5 प्रिंट होकर आएगा ना, नेगेटिव में हो जाता है। तो वही चीज़ उसने क्या करा, ऑपरेटर लिया, ये हमारा वही रिटर्न टाइप, क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, कौन सी स्कोप है, कौन सी जगह पे, मतलब कौन सी क्लास के अंदर है, मेंबर फंक्शन, ये वाला हमने ऑपरेटर लिया माइनस। और इसमें हम आर्गुमेंट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से ही पता लग जाएगा कि कौन सा मेंबर फंक्शन, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट ने बुलाया इस मेंबर फंक्शन को, तो पता लग जाएगा इसे क्या इसके डेटा मेंबर्स हैं। एक्स की, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू ऐसे नेगेटिव में डाल दी। अब हम क्या करते हैं, एस को डिफाइन किया नॉर्मल, और अभी हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो उसमें देखा होगा कि जो स्पेस एस है, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कंपाइलर अपनी तरफ से बना के देता है, कौन सा वाला दे देगा, वो दे देगा यार सिंपल सा लिख देते हैं, बंदे को क्या है पता लगेगा, ये वाला बस। तो गार्बेज वैल्यू हो सकती है, तो हम यहाँ पे गेट डेटा से उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं 10 -20 30। तो पहले हम नॉर्मल एस की वैल्यू प्रिंट करेंगे, फिर यहाँ पे हमने ऐसे कॉल कर लिया, जैसे नॉर्मली हम कैसे -x करते हैं, ऐसे यूनियन ऑपरेटर और एस को कॉल करके एक्टिवेट कर देता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसकी वैल्यू पता है क्या प्रिंट होगी, हम इसको आगे कोड में देखेंगे ना पूरा करके, तब इसको पता लगेगा। तो पहले तो 10 -20 और 30 प्रिंट हो जाएगी, अगली बारी में -10 20 और -30 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ है। रिमेंबर ए स्टेटमेंट लाइक, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना, कि अगर हम सोचें S2 में S1 की वैल्यू दे दें, तुमने देखा था रिटर्न टाइप नहीं रखा था हमने कुछ, तो रिटर्न तो नहीं करने वाला, वो ध्यान रखना। विल नॉट वर्क बिकॉज द फंक्शन ऑपरेटर नेगेटिव
डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। तो इट कैन वर्क अगर हम उसमें रिटर्न ऑब्जेक्ट दे दें, अगर हम उसमें कुछ दे देते हैं कि रिटर्न करनी है तो वो तो वर्क कर जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। और यही चीज़ हमने मेंबर फंक्शन के लिए देख ली, इसको हम फ्रेंड फंक्शन के लिए देखेंगे। तो इट इज़ पॉसिबल कि अगर हम यूनिटरी माइनस ऑपरेटर को एज ए फ्रेंड फंक्शन की तरह बुलाएं, क्या लिखेंगे क्लास के अंदर, तो ये लिख देंगे ना कि फ्रेंड वॉइड ऑपरेटर। और अब हमें आर्ग्यूमेंट क्यों देना है, क्योंकि उसे थोड़ी पता लगेगा किसने कॉल करा। और यहाँ एक बाहर एक क्लास से, दुनिया से बाहर एक फंक्शन लिखा है, उसमें हमने लिख दिया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और यहाँ पे हमने उस ऑब्जेक्ट को बुला दिया है, उसमें से हमने वैल्यू ले ली है। ये ध्यान रखना है, ये पब्लिक होनी चाहिए वैल्यू, यानी पब्लिक नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट भी काम कर देंगे, क्योंकि अब ये फ्रेंड बन चुका है, फ्रेंड बन गया, दोस्त बन गया, सब इसको पास होता रहेगा। तो वो चीज़ हमने देख ली है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू पास करी है वैल्यू, हमने यहाँ पे आर्गुमेंट क्यों नहीं पास किया एज अ वैल्यू, क्योंकि फिर क्या होता, कॉपी वैल्यू की बनती, उसका चेंज होता, एक्चुअल में चेंज थोड़ी हो पाता। तो हमें एक्चुअल में चेंज करना था इसकी वैल्यू, इसलिए हमने ये काम करा। ठीक है, अब ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर के लिए आते हैं। बाइनरी के लिए मतलब प्लस वाले के लिए मान लेते हैं, इसमें प्लस का एग्जांपल लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स क्लास लिए जिसमें क्या है एक्स और वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये वाले। तो यहाँ पे हमने अपना फ्लोट ले लिया एक्स और वाई, कॉम्प्लेक्स हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है सस्ता वाला जो हमने लिख दिया, अगर नहीं लिखते तो यही होता। ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आ गया है। फ्लोट रियल और फ्लोट इमेजिनरी, दो पैरामीटर ले रहा है, रियल इमेजिनरी, और उनकी वैल्यू सेट कर दी। अब इसने एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग की डेक्लेरेशन करी है, डेफिनेशन बाहर है इसकी, यहाँ पे नीचे है। ठीक है, डिस्प्ले की और उसकी सबसे पहले उसने लिखा कि रिटर्न टाइप कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, ओके, ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए, और एक ही आर्ग्यूमेंट क्यों लिया है, क्योंकि दूसरा आर्ग्यूमेंट कहाँ से पता लगेगा, जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा ना इस फंक्शन को, ऑपरेटर प्लस वाले को यार मैं कॉल करूंगा और उसके अंदर मैं कोई और पैरामीटर दूंगा, तो एक तो इस वाले की वैल्यू और एक इसकी वैल्यू, तो दो पैरामीटर, दो आर्ग्यूमेंट आ जाएंगे हमारे पास, इससे पता लग जाएगा, इसलिए एक ही देते हैं अगर मेंबर फंक्शन है। और डिस्प्ले में वो डिस्प्ले कर देगा, यहाँ पे सी आउट कर देगा, तो डिस्प्ले हो गया। यहाँ पे अब हमारा जो बाहर डिफाइन कैसे हुआ, रिटर्न टाइप, फिर हमने क्लास का नाम, स्कोप, रेजोल्यूशन, ऑपरेटर, और कौन सा ऑपरेटर हमने मॉडिफाई करना है, उसको ओवरलोड करना है। फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थी। अब यार तुम कहोगे कि यहाँ पे इसमें रेफरेंस क्यों नहीं लिया, यार रेफरेंस तब लेते ना जब उसी की वैल्यू चेंज करते, अब यहाँ तो हम रिटर्न कर रहे हैं टेम्प को, तो इसलिए नहीं लिया, सही करा ना। तो इसको हमने क्या करा, एक कॉम्प्लेक्स टेम्प नई क्लास बनाई टेम्परेरी, उसमें टेम्प डॉट एक्स की वैल्यू एक्स डॉट सी प्लस सी डॉट एक्स डाल दी, मेंबर फंक्शन है तो ये जो अपनी क्लास बनी है इसके अंदर ही कर देगा वो। और ये फ्लोट के एडिशन कर दिया है, यहाँ उसकी रियल उसकी एडिशन कर दी है नीचे इमेजिनरी की करके, और ये वाला क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया है। दूसरा डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है C1, C2, C3 के लिए। C1 में जब हम ये लिखेंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा, पैरामीटर कॉल होगा, दो पैरामीटर दे दिए, ओके। और यहाँ पे जब हमने मेन चीज़ करी है प्लस लिख के C1 C2 कर दिया, उसे पता लग जाएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। अब तुम्हें लगेगा यार प्लस वाले को क्या पता लगेगा कौन से ने बुलाया, तो अगर तुम देखोगे ना, अगर तुमने लिखा है C1 प्लस C2, तो हमेशा जो लेफ्ट साइड होता है ना, वो होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट जिसने इस मेंबर फंक्शन को बुलाया है और आर्गुमेंट C2 गया है। अगर मैं C2 लिखता C2 प्लस C1, तो यहाँ पे C2 ऑब्जेक्ट होता, प्लस वाले ऑपरेटर ओवरलोडिंग को बुलाता, और C1 एज ए आर्गुमेंट पास होता। नीचे वैल्यू डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। तो यहाँ तो हम ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, दोनों वर्क होता है। और ये मेन है, लेफ्ट साइड वाला ही ऑपरेटर कॉल करता है फंक्शन को। यहाँ पे एक तरह से ना डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखी है कि क्या करा है। नीचे हमने लिखा है ना, हमने क्या बोला था, C3 है C1 प्लस C2। अब जो C1 है ना, C1 हमारा XY है, क्योंकि मेंबर फंक्शन को पता लग गया कि कौन सी वैल्यू है। C2 हमारा ऐसे आर्ग्यूमेंट गया था, पैरामीटर गया था, तो वो उसने यहाँ से उठाए इसकी वैल्यू। और यहाँ पे जो रिटर्न करी है, एक टेम्प ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न करा है ना नीचे, तो टेम्प वाला ऑब्जेक्ट बना, और यहाँ पे वो C3 में रिटर्न आ गया, C3 ले लेगा उसकी वैल्यू। तो ये ऐसे हमारा प्लस वाला चला है। एक जो मेन चीज़ तुमने देखा, हमने यार इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी हैं इसमें, पहले डिफाइन करा, फिर हमने अलग अलग उसमें डिफाइन करके वैल्यू डाली, फिर उसको रिटर्न करा। इसको हम छोटा कर सकते थे। छोटा कैसे कर देते, हम ये लाइन लिख देते हैं ना, सिंपल रिटर्न कर दो एक कॉम्प्लेक्स टाइप क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बना है, उसने कॉल क्या कर लिया अपनी तरफ से, बताओ,
एक टेम्परेरी कॉल बनाने के लिए इसने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया, एक पैरामीटर में ये वाली वैल्यू की, एक में ये की। इसका नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि टेम्परेरी ऑब्जेक्ट है। ये जो बुक में भी लिखा है ना, बुक में लिखा है ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाता है यूजिंग पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बनाया है। यहाँ पे डिफॉल्ट से बन सकता है अगर कहीं और यूज़ करोगे, पर यहाँ पे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर यूज़ करके टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना के भेज दिया। तो उसने कोई मेमोरी थोड़ी लिए ज़्यादा। तुम पहले डिफाइन कर रहे हो, फिर उसको डिफाइन करने के बाद एक्सेस कर रहे हो कि टी डॉट एक्स पे जाओ, उसकी वैल्यू ये रखो। इसने क्या करा, सिंपल एक कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट बना के तुरंत भेज दिया, और जैसे वो बाहर गया ये आउट ऑफ स्कोप हो गया, ये उड़ जाएगा अगर डिस्ट्रक्टर बनाओगे तो ये हमारा कोड शॉर्ट बनाता है, एफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि बार बार वो मेमोरी पे जाके एक्सेस नहीं कर रहा है टेम्प को, एक सिंपल ऑब्जेक्ट बना के भेज दिया। और रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, वहाँ पे मल्टीपल लाइन्स या सिंगल लाइन है। देखो साथ में पेज पे आ गए हैं जल्दी जल्दी। सेम चीज़ हमने अभी मेंबर फंक्शन से देखी है, सेम चीज़ अब हम फ्रेंड फंक्शन के साथ देखते हैं। यहाँ पे रिप्लेस करना है मेंबर फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन के साथ। तो उसमें क्या करना है, पहले तो यार तुमने यहाँ पे ये लाइन लिख देनी है क्लास के अंदर कि फ्रेंड बना रहा हूँ मैं इस फंक्शन को जो कॉम्प्लेक्स रिटर्न करेगा, ऑपरेटर प्लस लिखेगा, और कॉम्प्लेक्स कॉमा कॉम्प्लेक्स उसके पैरामीटर है, आर्गुमेंट है। अब दो क्यों चाहिए, क्योंकि यार ये है फ्रेंड फंक्शन, इसे कौन सा पता किसने बुलाया किसने नहीं बुलाया, तो दोनों को लेगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स ए कॉमा कॉम्प्लेक्स बी, और ये हमने जो शॉर्ट हैंड नोट करा था ए डॉट एक्स बी डॉट एक्स और ए डॉट वाई बी डॉट वाई, इन दोनों को अलग अलग एडिशन करके पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बुला के टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बना के वापस भेज देगा, और ये काम कर देगा। ये कैसे काम करेगा, C1 प्लस C2 तो करेगा ही एज यूजल, पर ये ऐसे भी काम करेगा, ऑपरेटर प्लस लिख के C1 और C2 दो पैरामीटर भेज दो। ऊपर वाले में कैसे था कि C1 ने कॉल करी है अगर मेंबर फंक्शन है और C2 पैरामीटर गया। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर तुमने मेंबर फंक्शन भी डिफाइन कर दिया है और फ्रेंड फंक्शन भी डिफाइन कर दिया, दोनों डिफाइन कर दिए हैं बिल्कुल, तो ये जो पहली लाइन है ना ये कॉल नहीं हो पाएगी, ये कंफ्यूज हो जाएगी भाई कहाँ पे जाना है, एम्बिगुअस कॉल हो जाएगी वो, तो वो एरर दे देगा। ठीक है, अब रीज़न है कि फ्रेंड फंक्शन क्यों यूज़ करना चाहिए। सपोज करो यार मेरे को कोई मतलब यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के साथ बिल्ड इन डेटा टाइप यूज़ करना था। अब मेंबर फंक्शन होता तो ऑब्जेक्ट तो ये है, मेंबर फंक्शन होता बुला लेता इसको, पर अगर मैं 2 प्लस बी लिखता ना ये नहीं बुला पाता, क्योंकि लेफ्ट साइड इन्वोक ही नहीं कर पाएगी, कॉल से मिल नहीं पाएगा। तो अपना यहाँ पे ये जो है ये तो वर्क कर जाएगा मेंबर फंक्शन के केस में, ये वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड कॉल नहीं उठा पाएगा, इसलिए हमें फ्रेंड फंक्शन ही यूज़ करना है इन केसेस में। ओके, तो ये अपना ऑपरेटर ओवरलोडिंग का ऑलमोस्ट लास्ट ही है, फिर टाइप कन्वर्जन आ जाएगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑपरेटर सिस्टम में डिफाइंड है, जो कंपाइलर के अंदर हैं, जिनका यूज़ पहले से करा जा रहा है, उन्हीं को आप ओवरलोड कर सकते हैं, उनके अलावा किसी को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। और कम से कम एक ऑपरेंड हमें एक पैरामीटर रिक्वायर्ड है, यूनिनरी, हमारा मिनिमम यूनिनरी ऑपरेटर होना ही चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, उनका ओरिजिनल मतलब नहीं चेंज कर सकते कि यार अगर तुमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर दी है और तुम बोलो ना 5+7 कर रहे हो, तो यार 5+7 मतलब 5-7 हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, वो ओरिजिनल मतलब चेंज नहीं होगा, ओरिजिनली तो वो अपना काम करेगा। और यहाँ पे कुछ ऐसे ऑपरेटर होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑपरेटर जो हमेशा मेंबर फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते या वैसे भी नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन से हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर अगर है ये नहीं कर सकते, अगर डॉट वाला ऑपरेटर है या यहाँ पे अलग सिंपल डॉट है, अगर डॉट और स्टार वाला है उसको ओवरलोड नहीं कर सकते, स्कोप रेजोल्यूशन को ओवरलोड नहीं कर सकते, और टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं इसे, कंडीशनल ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद अपना आता है फ्रेंड फंक्शन के साथ। तो फ्रेंड फंक्शन के साथ जो हमारा इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन के साथ। मेंबर फंक्शन के साथ कर लो कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट हो गए, स्क्वायर ब्रैकेट हो गए, या हमारा मेंबर एक्सेस फंक्शन है, ये मेंबर फंक्शन के साथ ऑपरेटर इनको ओवरलोड कर लो, पर फ्रेंड फंक्शन के साथ अलाउड नहीं होते हैं। तो एक बारी अगर तुम में बहुत क्यूरियोसिटी है तो इसको एक बारी गूगल पे सर्च करना कि यार ये होता क्यों नहीं है, इन ऑपरेटर्स को क्यों नहीं ओवरलोड कर सकते हैं। जैसे कुछ कंपनियां हैं यार वो ना इन डेप्थ चल जाती हैं ऊप्स में, तो वो पूछ लेंगी कि यार क्यों नहीं कर सकते ये बताओ, बुक में तो लिखा नहीं होता, बुक में लिखा होता है नहीं कर सकते हैं, पर क्यों नहीं कर सकते हैं वो चीज़ अगर तुम्हें बिल्कुल अच्छे से इन डेप्थ बिल्कुल चैंपियन बनना है तो वो देखना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आया करते हैं, टाइम लग रहा है ज़्यादा। इन मेंबर फंक्शन बाइनरी ऑपरेटर इज इन्वोक्ड फ्रॉम लेफ्ट ऑपरेंड, ये अभी हमने देख लिया कि ये कैसे कॉल होता है। ओके, सो अब हमारा मेन जो चीज़ है वो आ गया है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में मैं क्या कह रहा था,
टाइप कन्वर्जन होते हैं 3 केसेस, यहीं आते हैं सीधा, फिर ऊपर देखेंगे। तो इसके अंदर पहले देख लेते हैं होता क्या है, ठीक है। बेसिक टाइप कन्वर्जन हम किसे कहते हैं यार, हमने एक फ्लोट डिफाइन किया है एक्स की वैल्यू हमने पाई की वैल्यू दे दी है। अगर मैं इसमें एक्स को हम एम के अंदर डाल देना इंट के अंदर, तो बाकी उसको टंक्रेट कर देगा, और एम को जब मैं सी आउट करूंगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू पता क्या आएगी, बस 3 आएगी। तो वो जो चीज़ है ना, अपने आप उसने टाइप कास्ट कर दिया, फ्लोट से अपने आप उसने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ऑटोमेटिकली जो कन्वर्जन हुई है, टाइप कन्वर्जन हो गई है किसी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, उसको हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। अगर हमें किसी बेसिक डेटा टाइप इंट विंट से लेके अगर किसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में कन्वर्जन करनी हो, पहला केस होता है ये। दूसरा होता है किसी क्लास के डेटा टाइप से ऑब्जेक्ट से हमें फ्लोट में इंट में कन्वर्ट करना हो डायरेक्ट, वो कैसे करें, क्योंकि बिल्डिंग डेटा टाइप में कर पा रहे हो, क्लास में ये गैप बन रहा है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तीसरा होता है एक किसी क्लास से दूसरी क्लास में अगर हमें कन्वर्ट करना हो, वो कैसे करेंगे। बहुत छोटे से बहुत अच्छे टॉपिक हैं ये। पहला वाला तो बहुत आसान है, बेसिक डेटा टाइप से क्लास डेटा टाइप में कैसे करना है। तो बेसिक डेटा टाइप से क्लास डेटा टाइप के अंदर ना सिंपल काम है कि इजीली कंप्लीट कैसे होता है, कंस्ट्रक्टर यूज कर लो। कंस्ट्रक्टर में क्या करते हैं, ये जैसे कंस्ट्रक्टर लिया हुआ है टाइम, इसके अंदर एक आर्गुमेंट दे दो, वो अपना बस वही काम कर रहे हैं। क्या करता है, हमने क्लास बना दी है टाइम, इसके अंदर आवर्स हैं मिनट्स हैं। मैंने एक मिनट मतलब सपोज 85 है एग्जांपल, नीचे 85 मैंने ऐसे दे दिया, तो t/60 और t%60, ये जो चीज़ है कंस्ट्रक्टर ही तो है। तो वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर ओनली, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यूज करके हम टाइप कन्वर्जन कर लेते हैं बेसिक से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ वर्क कर जाएगी। टाइम हमने t1 एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करके, ये वाला एक और डिफ़ॉल्ट होगा इसके ऊपर, जिस टाइम जो सस्ता वाला कंस्ट्रक्टर कहता हूँ मैं उसे, ये वाला ये होगा एक जगह, ठीक है। फिर हमने एक इंटीजर डिफाइन किया, और t1 के अंदर डायरेक्ट अगर इक्वल टू करेंगे ना ड्यूरेशन, तो अपने आप टाइप कन्वर्जन कर देगा। वो क्या देखेगा यार, अच्छा कोई कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैं इस टाइप के डेटा को डाल सकता हूँ। बहुत स्मार्ट होता है यार C++, बहुत स्मार्ट। उसे पता लग जाएगा अच्छा एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर मैं ये डाल सकता हूँ, तो वो चीज़ वो इसके अंदर डाल देगा, और वो वहाँ से हमारा इसको पूरा टाइप कन्वर्जन कर देगा। अगला जो है हमारा लेफ्ट ऑपरेंड। जो लेफ्ट ऑपरेंड है बिफोर इक्वल टू, वो रिस्पॉन्सिबल है कॉल करने के, इन्वोकिंग कॉल, एंड इज ऑलवेज अ क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट क्यों है भाई, क्या मैंने यहाँ लिखा था कि ड्यूरेशन इक्वल टू t1, ये तो यार मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो कॉल उठा ही नहीं पाएगा ना। इसे क्या पता भाई कौन सा कंस्ट्रक्टर है, कौन सा मेंबर फंक्शन है, ये तो नहीं उठा पाएगा। और इक्वल टू मैं यूज नहीं कर सकता फ्रेंड फंक्शन में, इसलिए लेफ्ट साइड हमेशा, ये तो वैसे भी हमारा केस कौन सा है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप टू बेसिक डेटा टाइप, तो इसके लिए अलग चीज़ होती है। कंस्ट्रक्टर वाला कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा बेसिक डेटा टाइप से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो इक्वल टू यूज़ कर लेंगे, तो इक्वल टू मेंबर मतलब अपने आप गिवन होता है हमें, तो उसको वो यूज़ कर लेगा, इन्वोक कर देगा। अब एग्जाम्पल अपना सेकंड लास्ट एग्जाम्पल है, फिर एक लास्ट हुआ क्लास टू क्लास, वो देखेंगे। अब हमने देखा यार अगर मुझे कोई नॉर्मल वाले उससे, मतलब जैसे ऊपर था, मेरे को सपोज क्लास में मेरे पास टाइम पड़ा है, मुझे उसको मिनट्स में चाहिए, इंट में चाहिए, तो मैं इंट डी इक्वल टू कोई t1 कर दूंगा। तो इसमें ये चीज़ कैसे ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगी वो देखते हैं। सपोज वी हैव अ वेक्टर क्लास, इन्होंने वेक्टर लिया हुआ है, और इन्होंने वेक्टर के अंदर क्या लिख दिया, ऑपरेटर। ऑपरेटर का ध्यान रखना, यहाँ कोई रिटर्न टाइप नहीं आता जब टाइप कन्वर्जन करते हैं। टाइप कन्वर्जन कई बार तुमने देखा होगा, अगर हम ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में डाल के इंट, कैसे कैसे करते हैं, जैसे करेक्टर के लिए देखा होगा, अगर हमने कोई करेक्टर डिफाइन कर दिया है सपोज x, ठीक है, और मैं इसको करेक्टर m लिख देते हैं और उसकी वैल्यू x दे दी है, तो अगर मैं उसको किसी इंट डेटा टाइप a में डिफाइन करता हूँ, तो कई बार मैं इंट लिख देते हैं ना एक्सप्लिसिटली। यही चीज़ ये हमारा ऑपरेटर है, इसी ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, यहाँ पे डबल को कर रहा है कि अगर हमें कोई डबल के अंदर, मतलब डबल के अंदर कोई वैल्यू डालनी हो फ्रॉम अ क्लास, तो हम डबल वाले को इन्वोक करेंगे। किसी इंट के अंदर डालनी हो तो हम कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे, ऑपरेटर स्पेस लिखेंगे बीच में, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, और इंट लिख के और कोई पैरामीटर नहीं दिया, सिंपल अपना काम करेंगे। कोई रिटर्न टाइप क्यों नहीं लिखते हैं, C++ स्मार्ट है, उसे पता है यार तुमने डबल के लिए वो करा है तो डबल ही रिटर्न करोगे, क्यों लिखना डबल, उसके लिए डबल ही करोगे ना उसका, वो तो मेन वो समझ के चलता है यार सही काम करोगे, भरोसा रखता हो तुम तो, इसलिए। तो डबल हमने एक इनिशियलाइज किया सम,
ये सब वैल्यूज का सम निकाल लेगा। ये रूट मीन स्क्वायर निकाल रहा है, पहले स्क्वायर ले रहा है सबका, फिर रूट निकाल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम किसी वेक्टर, अगर हमें कोई वेक्टर दिया होगा ना 2, यहाँ 1 2 3 4, ये वाला वेक्टर दिया होगा, और इस पे हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, सपोज ये वाली जो कॉल होती है डबल और ये वाली कॉल होती है, ये सेम है, तो वेक्टर है और ये लेंथ में क्या वैल्यू चल जाएगी, रूट मीन स्क्वायर चल जाएगा इसका। इसको नीचे एक बार एग्जांपल देखेंगे ना तब अच्छे से समझ आएगा। तो मस्ट बी अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, जो ऑपरेटर ओवरलोड किया मेंबर फंक्शन होना चाहिए क्लास का। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने इस साइड लिखा है ना, इसलिए इक्वल टू के इस साइड लिखा हुआ है, मेंबर फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो इन्वोक नहीं कर सकता ना, इसलिए कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। डबल का कौन सा हमें मतलब डेटा टाइप हम चेंज कर पाएंगे। तो whenever compiler encounter this statement requires the conversion of class type to basic type, it quietly calls the casting operator function to do the job। कौन सा कास्टिंग था ऊपर, डबल वाला था। इसको अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कोड देखेंगे, कोड में अच्छे से बता रखा है तब करते हैं, ठीक है। तो इट मस्ट नॉट स्पेसिफाई रिटर्न टाइप, क्यों, क्योंकि वो भरोसा रखता है यार कि तुम सही कर रहे हो, क्योंकि तुमने अगर बोला है कि इंट के लिए मैं वो कर रहा हूँ कन्वर्ट, तो इंट ही रिटर्न करोगे और क्या करोगे। इट मस्ट नॉट हैव एनी आर्ग्यूमेंट, वाई, क्योंकि ऑलरेडी मेंबर फंक्शन है, उसे पता है कौन से ऑब्जेक्ट से तुमने कॉल किया है, तो उसे सारे डेटा मेंबर पता है कि यार इसे ऑब्जेक्ट के कन्वर्ट करने हैं, और तो कुछ नहीं चाहिए फालतू का। इसलिए अब ये है हमारा लास्ट वाला, एक क्लास से दूसरे क्लास में करने के लिए। तो इससे क्या है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट एक्स है किसी क्लास एक्स का, और हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट वाई है किसी क्लास वाई का। तो अगर मेरे को वाई से एक्स में कन्वर्ट करना हो ऐसे यूज करके, तो इसके ना दो मेथड है। सबसे पहले मैं टेबल दिखाना चाहूँगा, ये मैंने टेबल है। अगर मैं बेसिक टू क्लास कर रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर यूज़ करता हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्टर यूज़ करता हूँ। अगर मैं क्लास टू बेसिक करता हूँ तो मैं कास्टिंग ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, और कंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं होता मेरे पास। बट अगर क्लास टू क्लास करता हूँ दोनों अवेलेबल होते हैं। कास्टिंग ऑपरेटर, या तो मतलब उस ऑपरेटर को ओवरलोड कर दो, या फिर कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सोर्स क्लास और ये डेस्टिनेशन क्लास क्या है। सोर्स क्लास क्या है कि जहां से तुम्हें वैल्यू भेजनी है, जैसे ऊपर क्या लिखा हुआ था OBX इक्वल टू OBY, तो सोर्स क्लास क्या है, ये वाली क्लास है जहां से वैल्यू भेजनी है, और डेस्टिनेशन कौन सी, ये वाली। तो अगर जैसे हमारा बेसिक टू क्लास टाइप था, बेसिक हमारा यहाँ था और क्लास यहाँ था, तो यहाँ वाली जो इन्वोक करती है कॉल, वो डेस्टिनेशन क्लास है, वो कंस्ट्रक्टर यूज करके ही इन्वोक करेगी। तो डेस्टिनेशन क्लास जो भी लेफ्ट साइड में आती हैं वो हमेशा कंस्ट्रक्टर यूज करती हैं। और अगर वो हम सोर्स क्लास के थ्रू, यहाँ वाली क्लास थी इस वाले से इन्वोक करवाना चाहते हैं, तो यहाँ ऑपरेटर कास्टिंग आती है। तो जो सबसे पहले पढ़ा था कि हमारा बेसिक टू यूजर डेटा टाइप, उसमें कंस्ट्रक्टर यूज हुआ। फिर अगला था यूजर डेटा टाइप टू बेसिक, उसमें हमारा ऑपरेटर कास्टिंग यूज हुआ। अब हमारा क्लास 1 टू क्लास 2 है, तो उसके अंदर दोनों यूज कर सकते हैं। दोनों कैसे यूज करते हैं, यहाँ थोड़ा सा पॉइंट है, कोड देखें, कोड इस पर बहुत डिस्कशन करेंगे, उसमें अच्छे से समझ आ जाएगा। पर यहाँ पे एक बार थ्योरी देख लेते हैं। वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर और कन्वर्जन ऑपरेटर, कन्वर्जन फंक्शन दोनों यूज कर सकते हैं। कंपाइलर दोनों को सेम वे में करेगा, बट अगर तुम दोनों को एक साथ लिख दोगे ना, वो वर्क नहीं करेगा, एम्बिगुअस कॉल हो जाएगी। जैसे ऊपर नहीं था, मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन को एक साथ लिख दोगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा यार, किसे कॉल करना है किसे कॉल नहीं करना है, ठीक है। तो बहुत बड़ा पंगा पड़ेगा उसमें। तो हमारा आ गया कास्टिंग ऑपरेटर। ऑपरेटर का नाम और टाइप नेम, जैसे हमने क्या लिखा हुआ था, ऑपरेटर इंट, ऐसे ही करा था ना कि किस में कन्वर्ट करना है, ऑपरेटर इंट में कन्वर्ट करना है। तो ये वाले ऑपरेटर इंट है, इसकी जगह अगर हमें जैसे किसी क्लास में कन्वर्ट करना है ऑपरेटर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट लिख दूंगा मैं आगे, स्टूडेंट और ब्रैकेट, ये चीज़ है। परफेक्ट। तो अगर मुझे कास्टिंग ऑपरेटर यूज करना है, कन्वर्ट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इट इज अ टाइप नेम, मतलब जहाँ सी क्लास में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं ये लिखूंगा ऑपरेटर और उसके आगे उस डेस्टिनेशन का नाम, और मैं उसे कन्वर्ट कैसे करूंगा, हेयर कन्वर्जन टेक्स प्लेस इन सोर्स क्लास। सोर्स क्लास क्यों, जौन सी क्लास थी राइट साइड पे, अगर ऐसे मैंने लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे सोर्स क्लास है, ये डेस्टिनेशन क्लास है। तो कास्टिंग ऑपरेटर सोर्स क्लास ने कॉल कर दिया, मेंबर फंक्शन था उसका, तो उसने कॉल कर दिया है, और वो डेस्टिनेशन क्लास का ऑपरेटर ओवरलोडिंग में था, तो उधर वो चला जाएगा अपना, ठीक है। अगला है हमारा कंस्ट्रक्टर विद सिंगल आर्ग्यूमेंट। अब ये वाला जो चीज़ है ये होता है डेस्टिनेशन की तरफ से, कि डेस्टिनेशन क्लास में ना वो एज अ कंस्ट्रक्टर लेता है कि वो वाला जो सोर्स है ना यार, उस क्लास को ले लो और फिर अपनी तरफ से इनबिल्ड कर लो। इसका पूरा अभी कोड ना फिर वर्किंग एग्जांपल में देखते हैं कि
कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे होता है और कास्टिंग ऑपरेटर के साथ कैसे होता है। इसके अंदर क्या आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं सोर्स क्लास का पूरा वो वैल्यू आर्ग्यूमेंट लेके और फिर उसे यूज करते हैं। थोड़ा यार कंफ्यूजिंग लगा हो, थोड़ा एक बारी फिर से देखना, पर एक बारी ना कोड देख लेना, कोड के बाद पक्का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार ये इसका कोड स्टार्ट करते हैं।